ये आपकी पुस्तक है, पाठ है अमरकंटक से डिंडौरी। प्रस्तुत पाठ के लेखक अमृतलाल बेगड़ जी हैं। आइए इनके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दूं। आपके इस पाठ के अमरकंटक डिंडौरी के लेखक अमृतलाल बेगड़ जी का जन्म 3 अक्टूबर 1928 को जबलपुर, जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ पर हुआ था। नर्मदा नदी के प्रति विशेष लगाव के कारण उन्होंने नर्मदा तट के ही 1800 किलोमीटर से अधिक की कठिन यात्रा पद यात्रा कर चुके, मतलब कठिन यात्रा किए, पैरों से चलकर, किसी साधन से नहीं, पद यात्रा उन्होंने किया था। लेखन के साथ कला में भी विशेष रुचि रखने वाले श्री बेगड़ जी के नर्मदा परिक्रमा पर आधारित अनेक चित्र विभिन्न प्रदर्शनियों में आमंत्रित एवं पुरस्कृत हो चुके हैं। इन्हें वर्ष 2004 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आइए इनकी यात्रा वृत्तांत सुनते हैं। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत में नर्मदा नदी के सौंदर्य के साथ साथ उसके तट के जनजीवन की अंतरंग झलक भी देखने को मिलती है। यमुनोत्री, गंगोत्री तथा या नर्मदा कुंड में वे स्थान है जहाँ पर नदी पहाड़ की कोख से, मतलब पहाड़ से निकलती है। पहाड़ के गर्भ में छुपा हुआ पानी यहाँ पर अवतरित हुआ। शिशु की तरह नदी यहाँ धवल, उज्ज्वल और कोमल होती है। बहुत स्वच्छ पानी होता है। जो पहाड़ों से नदियाँ निकली हैं, वहाँ पर आप जाके देखो यमुनोत्री, गंगोत्री में, तो बच्चों वहाँ का पानी बहुत ही साफ सुथरा होता है। और वहीं से लेखक का नया अध्याय शुरू होता है। अभी तक वे उत्तर तट से, नर्मदा के उत्तर तट पे थे और फिर वहाँ से वे दक्षिण तट पर आ गए। अभी उद्गम पे चल रहे थे, फिर वे संगम की ओर आगे को चलने को हैं। कपिल धारा पर कभी 2 घंटे में पहुँचे। वहाँ पर अधिकांश परकंपावासी यहाँ से सड़क पकड़कर कबीर चौरा होते हुए डिंडौरी निकल जाते हैं। डिंडौरी एक स्थान का नाम है। नर्मदा के किनारे किनारे ही जाना था। कपिल धारा के सामने की गहरी घाटी को देखकर वे सहसा रुक गए। वहाँ पर पगडंडी तो क्या, पगडंडी की चुटिया तक नहीं थी। ईश्वर को याद करते हुए वे आगे बढ़े। कपिल धारा से नीचे उतरना संभव नहीं था, इसलिए वे आगे बढ़ते चले गए। वहाँ सैकड़ों छत्तों को देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ। दीपावली के समय भी छत्ता नहीं था। मधुमक्खियों को गर्मी में शायद यहाँ ठंडक भाती हो। दूध धारा से नीचे उतरे, चट्टानों से धीरे धीरे आगे बढ़े। कहीं और समझ में नहीं कुछ आता था। फिर गिरते पड़ते, चढ़ते उतरते, चप्पा चप्पा वे आगे बढ़ते रहे। विलंब नर्मदा भी नहीं चाहती थी कि वो लोग देर करें। कूदती दौड़ती नीचे उतर रही थी। नदी पहाड़ से नीचे की ओर गिर रही थी। नर्मदा की धारा को वो पकड़ते हुए हरे भरे पहाड़ और बीच, मतलब नर्मदा नदी किनारे किनारे होते हुए वे सकरी घाटी से होते हुए तनवंगी, जहाँ पर तनवंगी नर्मदा बहती थी, वहाँ तक पहुँचे। फिर तीसरे पहर चौड़ी घाटी होने लगी। लेखक को समझ में आ गया कि पहाड़ खत्म हो गया, अब मैदान आ गया। थोड़ी सी तसल्ली हुई। नर्मदा को मेकल भी कहते हैं। मेकल इसलिए बच्चों कि नर्मदा का नाम मेकल सुता है, तो सुता मीन्स पुत्री हुई, तो मेकल सुता यानी नर्मदा की अमरकंटक की पुत्री। ठीक है, नर्मदा को मेकल सुता भी इसीलिए कहा जाता है। अमरकंटक का नाम मेकल है और नर्मदा का नाम मेकल सुता है, यानी अमरकंटक की पुत्री मेकल सुता। मेकल यानी अमरकंटक अपनी बिटिया यानी नर्मदा को वनाच्छादित घाटी में से किस तरह हिफाजत से नीचे छोड़ गया, इसे हम लोगों को आज समझ में आया। सामने के सूखे खेतों से बहती नर्मदा साफ दिखाई दे रही थी, दूर से भी साफ दिखाई देती थी। नर्मदा का जन्म मानो गौरैया की तरह हुआ हो। ऊपर कुंड के घोंसले में अंडे की तरह अवतरित प्रतीत होती थी और अंडे में से बाहर निकले तो नीचे
निकल पड़ती थी। घर पहुँचे, पड़ोस के यहाँ कीर्तन भजन हो रहा था, आम का विवाह था और वहाँ 2 दिन रहे। पड़ोसी ने आंगन में आम का पेड़ लगाया था, 2 साल आम के पेड़ लगे। वहाँ ऐसे रस्म थे कि जब तक विवाह न हो जाए तब तक उस पेड़ का फल कोई नहीं खाता था। गारका के घर रहे। गांव में एक जगह शादी हो रही थी। तहर के घर पे लड़की की शादी हो रही थी। 4 भावर लड़की के घर पड़े और 3 आनंद उठा, इसलिए इसका नाम ओघी घुघरा यानी उजाड़ रहा है, इसलिए चल दिए। अगला पड़ाव बंजर टोला, फिर शिवनी संगम आकर मिली है। संगम पर बने रहने की बढ़िया व्यवस्था हो गई थी। अद्भुत आकर्षक है माँ नर्मदा। वैसाखी पूर्णिमा के दिन खूब बारातें देखने को मिलती हैं। निशान, नगाड़े, टिमकी, झुमका के पर गूंजते रहते हैं। दूल्हा दुल्हन हाथ में पंखा लिए घोड़े पर सवार रहते हैं। कांवर दहेज रहता है। पगडंडी पर चलते एक दिन के पीछे 10-15 बाराती रहते हैं। तोता राम पास के गोरखपुर बाजार में मनिहारी के सामान बेचता है। सब का आनंद लेते हुए लेखक आगे बढ़ता है। सगाई 2-3 बार हुई, लेकिन शादी एक बार भी नहीं। किसी न किसी कारण से तोताराम की सगाई टूट जाती थी। फिर थोड़ा और आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि अगले पड़ाव में मझिया खार, फिर गोमती संगम, लक्ष्मण मड़वा में एक साध्वी रहती थी और उस साध्वी के नौकरी के कारण पूरी परिक्रमा एक कर सकता था, छुट्टियों था। तो एक बुढ़िया ने समझाया, उस साध्वी ने समझाया मीठा लगेगा, तो मतलब आप करोगे तो भी वही फल मिलेगा और थोड़ा रुक आराम करके परिक्रमा करोगे तो भी वही फल मिलेगा। आगे बढ़े। डिंडौरी बड़ा कस्बा है। यहाँ नर्मदा पार करने वाले ग्रामीणों का क्रम अबाध गति से चल रहा था। यह दृश्य बहुत ही मनोरम था। 3 दिन तक यही देखते रहे, फिर आगे बढ़े। अमरकंटक से डिंडौरी तक की यह यात्रा सबसे कठिन होनी चाहिए थी, लेकिन यही सबसे आसान थी। आधे दिन का पड़ाव, 1 दिन का जंगल, फिर कुछ दिनों का सकरा मैदान। नर्मदा जैसी असामान्य नदी भला सामान्य नियम क्यों कर मानने चली थी। लेखक को बड़ा आनंद आया। यहीं पर उनकी यात्रा डिंडौरी में समाप्त होती है। अब आते हैं बच्चों शब्दार्थ। परकंपावासी यानी प्रति वर्ष नर्मदा नदी की परिक्रमा करने वाले। तनवंगी मीन्स दुबले पतले शरीर वाले। वनाच्छादित में चारों तरफ वन से घिरा हुआ। दस्सी मतलब 10-10 पैसा। लहुरा मीन्स छोटा। श्री मीन्स शोभा रहित। अब आइए आपको बताएं नीचे दिए गए नदियों के नाम उनके उद्गम से मिलाना है। गंगा नदी है, गंगा नदी को गंगोत्री, यमुनोत्री, यमुना नदी, ये सब मिलाना है। इन सब का हम PDF आपको भेजते हैं। तो ये आपका दिया हुआ है। नर्मदा, शिवनी, गंगा, यमुना, सरस्वती, प्रयाग, ये सब नदियों के नाम जो मिलते हैं। ठीक है, इसको कर लीजिएगा। फिर ये प्रश्न उत्तर है कि नर्मदा कुंड से आगे की यात्रा को लेखक ने नया अध्याय क्यों कहा। नर्मदा कुंड से आगे की यात्रा संगम की ओर है जो दक्षिण तट से हो, इसलिए
लेखक ने इसको नया अध्याय कहा। लेखक ने विवाह और उससे संबंधित जिन घटनाओं का वर्णन किया उसका उल्लेख करो। तो आंसर है, विवाह में दूल्हा दुल्हन के पैर पूजे जा रहे थे, 4 भावर लड़की के घर पे थे और 3 भावर लड़के के घर। मात्राओं को सही कर लीजिएगा। लुड़के लिखा है, लड़के होगा, ऊ की मात्रा हटा दीजिएगा। तीसरा है, लिखनी गांव में पहुंचने पर लेखक ने न चाहने पर भी रोटी क्यों खा लेता है। लिखनी गांव में पहुंचने पर लेखक बुढ़िया के प्यार दुलार से प्रभावित हो गया और उसके चेहरे पर आए तृप्ति के भाव से न चाहने पर भी लेखक रोटी खा लेते हैं। चौथा है, बेटा मोती बूंद का लड्डू पूरा खाओ तो मीठा और चूरा खाओगे तो भी मीठा लगेगा। ऐसा साध्वी ने क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा क्योंकि पूरी परिक्रमा एक साथ करने का समय नहीं, तो छुट्टियों में थोड़ी थोड़ी परिक्रमा करने पर भी सिद्धि मिल जाती है। पांचवा प्रश्न है, यात्रा वृत्तांत में आए सभी गांवों के स्थलों की सूची बनाइए। तो गांव के स्थानों के नाम है गंगोत्री, नर्मदा कुंड, उत्तर तट, दक्षिण तट, कपिलधारा, कबीर चौड़ा, डिंडौरी, दूधधारा, अमरकंटक, पकरी, सोढ़ा, किरंगी, कारगार, कामटो, कोठी घूघरा, बजरटोला, शिवनी संगम, गोरखपुर, पत्थरकुचा, लिखनी, मझिया, खार, गोमती संगम, लक्ष्मण मड़वा। फिर भाषा की बात में आपको करना है, आए वाक्य को चुनकर। नर्मदा का जन्म मानो गौरैया की तरह हुआ है, ऊपर कुंड के घोंसले में अंडे की तरह अवतरित हुई है, अंडे में से बाहर वह नीचे निकली है। उज्ज्वल धारक दिया था। फिर ये पर्यायवाची गंगा को भागीरथी देव नदी कहते हैं। नदी का पर्यायवाची तटिनी सरिता, पर्वत का पर्यायवाची भूधर शिखर, बेटी का पर्यायवाची आत्मजा सुता। तीसरा है कि नीचे दिए गए शब्द युग्म को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ये मैं इसका PDF वाक्य प्रयोग का भेज रही हूँ, आप अपने मन से भी चाहें तो वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। चौथा है, विशेषण विशेष छाटिए। तो विशेषण में नवजात, विशेष है शिशु, सुनसान, विशेष है घाटी, तनवंगी, नर्मदा, सूखे, खेतों, श्रीहीन, धरती। धन्यवाद बच्चों। जो न समझ में आए आप रिप्लाई करिएगा, पूछते रहा करिएगा। धन्यवाद।